हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को। चलिए हेडिंग लगाते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज कीजिए हमारे पास 3 पॉइंट्स है A, B एंड C। हम क्या करते हैं, हम पॉइंट A से अपनी जर्नी शुरू करते हैं और जाते हैं B की तरफ। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको हम लिखेंगे AB वेक्टर, मतलब कि A इज इनिशियल पॉइंट एंड B इज द फाइनल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर। आफ्टर दिस हम B से जर्नी शुरू करते हैं और जाते हैं C की तरफ। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जाएगा उसको हम लिखेंगे ऐसे, BC वेक्टर। तो इस पूरी जर्नी के लिए A आपके पास इनिशियल पॉइंट है और C आपके पास फाइनल पॉइंट रहने वाला है। और हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो A और C को ज्वाइन करता अगर एक वेक्टर बनाते, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर पॉइंट्स A एंड C। तो देखिए, जितनी डिस्प्लेसमेंट AB वेक्टर और BC वेक्टर मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही सेम डिस्प्लेसमेंट अकेला AC वेक्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, A, B और C इस रास्ते से जब आप आते हैं तो इनिशियल पॉइंट A है एंड फाइनल पॉइंट C है। इसी तरीके से अगर आप A से C डायरेक्टली जाएं तो A इज द इनिशियल पॉइंट एंड C इज द फाइनल पॉइंट। हेंस जो इफेक्ट ये दो वेक्टर्स मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही इफेक्ट ये सिंगल वेक्टर भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम बोलते हैं कि जी ये जो AC वेक्टर है दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। हेंस हम रिजल्टेंट वेक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया इफेक्ट खुद से प्रोड्यूस कर लेता है। तो डिफाइन करते हैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 or more vectors of same nature is defined as a single vector which produces the same effect as is produced by 2 or more vectors combinedly। इस डेफिनेशन में एक पॉइंट को नोटिस करें, यहां पे लिखा हुआ है ऑफ सेम नेचर, मतलब कि आप जिन वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहते हो उनका नेचर सेम होना चाहिए। सपोज कीजिए आपके पास एक वेक्टर है फोर्स वेक्टर और दूसरा है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। आप इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? बिकॉज इनका नेचर सेम नहीं है। बट अगर आपके पास दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स हों, S1 वेक्टर एंड S2 वेक्टर, इस केस में आप रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। इस चीज को लिख लीजिए पॉज करके, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। An object is displaced by 5 meters towards right. After this, the object is displaced by 10 meters towards right. Calculate the resultant displacement. Calculate the resultant displacement. देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वेक्टर है आपके पास 5 मीटर्स टुवर्ड्स राइट और सेकंड वेक्टर है आपके पास 10 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। चलिए सबसे पहले इन वेक्टर्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास A वेक्टर इस तरह से होगा 5 मीटर्स और हम एज्यूम करते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये राइट डायरेक्शन है, दिस इज राइट।
इसी तरह से आपके पास दूसरा वेक्टर है 10 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। तो देखिए जितनी लेंथ इस 5 मीटर वाले वेक्टर की होगी उससे डबल लेंथ का अगर हम वेक्टर बना दें और डायरेक्शन सेम रखें तो ये रिप्रेजेंट करेगा 10 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। नाउ सी, बट इस क्वेश्चन में जो आपकी एक्चुअल सेंस बन रही है, करेक्ट सेंस के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बननी चाहिए वेक्टर्स की वो इस तरह होनी चाहिए। आपके पास 5 मीटर्स का एक एरो और जहां पे ये वेक्टर एंड हो रहा है वहीं से आपका दूसरा वेक्टर 10 मीटर्स का शुरू हो जाना चाहिए। तो ये जो है दिस इज द करेक्ट सेंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन, करेक्ट सेंस। और ये जो चीज मैंने बनाई है दिस इज जस्ट द ड्रॉइंग ऑफ वेक्टर। ये जो चीज है दिस इज ड्रॉइंग ऑफ वेक्टर। अब देखिए हम ड्राइंग ऑफ वेक्टर से करेक्ट सेंस में कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट एक बात जान लीजिए आप कि जो करेक्ट सेंस होती है वो हमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के थ्रू मिलती है। जो हमें क्वेश्चन में लिखा होगा उस अकॉर्डेंस में आपकी करेक्ट सेंस बनती है। देखिए ड्राइंग ऑफ वेक्टर्स में आप क्या करें, आप ये जो वेक्टर है 10 मीटर्स का, आप इसकी ना ही मैग्नीट्यूड चेंज करें, मतलब लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए इस एरो की, और इसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज होनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी कंडीशन को फॉलो करते हैं और इसको आप कहीं पे भी बना दें तो इस वेक्टर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब अगर ये मैं 10 मीटर्स का एरो इधर भी बना दूं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि ना ही मैंने इसकी लेंथ के साथ कोई चेंज किया है ना ही डायरेक्शन के साथ कोई चेंज किया हुआ है। तो देखिए करेक्ट सेंस बनाने के लिए मैं इस एरो को उठा के यहां पे अगर बना दूं, ठीक है, इसको यहां से उठा के इधर अगर मैं बना दूं तो आपके पास इस तरह की फिगर बन जाएगी। तो करेक्ट सेंस कैसे बनती है फ्रॉम ड्राइंग ऑफ वेक्टर्स? दिस इज डन बाय पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स। पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स मतलब कि आप वेक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन पे कि ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और ना ही उसकी एरो लेंथ जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर रहने वाला है वो यहां से निकल जाएगा आपके पास। देखिए 5 मीटर्स प्लस 10 मीटर्स जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 15 मीटर्स, और जो डायरेक्शन रहेगी दैट विल बी टुवर्ड्स राइट। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 15 meters towards right. This is the resultant displacement. लिख लीजिए, इसको पॉज करके मिटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। Two forces, 5 Newton towards right and 10 Newton towards left, acts on a particle. Calculate the net or resultant force on the particle. देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो फोर्सेस दे रखी हुई हैं, तो सबसे पहले हम इन फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इसमें एरोस कैसे ड्रॉ होंगे, 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। देखिए जितनी लेंथ 5 न्यूटन के एरो की है उसके डबल लेंथ होनी चाहिए 10 न्यूटन के एरो की, ठीक है। तो ये जो आपने किया है इसको बोलते हैं ड्राइंग ऑफ वेक्टर्स। ड्राइंग ऑफ वेक्टर्स। बट देखो यहां से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो दो फोर्सेस हैं ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी करेक्ट सेंस बनाते हैं। इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से हमें करेक्ट सेंस मिलती है वेक्टर्स की। तो आपके पास सपोज कीजिए इस तरह से एक पार्टिकल है, एक फोर्स इस पे 5 न्यूटन की लग रही है टुवर्ड्स राइट और एक फोर्स इस पे 10 न्यूटन की लग रही है
टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट सेंस ऑफ द गिवन क्वेश्चन। करेक्ट सेंस। तो हम ड्राइंग ऑफ वेक्टर्स से करेक्ट सेंस पे कैसे पहुंचते हैं? बाय द पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स। आप क्या करें, आप इनमें से एक वेक्टर को उठाएं इस तरीके से और दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जोड़ दीजिए उसको, तो आपके पास इस तरीके की फिगर आ जाएगी। इस चीज को, वेक्टर्स को उठा के ट्रांसलेट करवाना, पैरेलली ट्रांसलेट कराना, इसी को हम बोलते हैं पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स। सो बाय पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स आपको इस क्वेश्चन की करेक्ट सेंस मिल गई है। अब आप यहां से बहुत इजीली रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहां पे रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगी, दो ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा 5, यूनिट्स रहेंगे न्यूटन, और डायरेक्शन हो जाएगी बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में। इन दोनों में से जो बड़ा वेक्टर है वो है 10 न्यूटन वाला वेक्टर, तो डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर, 5 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए आप लोगों को ड्राइंग ऑफ वेक्टर्स और करेक्ट सेंस इसलिए पहले ही बताया गया है क्योंकि जब हम केसेस पढ़ते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स के, तब वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उस कंफ्यूजन से सॉल्यूशन पाने के लिए मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन दे दी है कि ड्राइंग ऑफ वेक्टर्स क्या होता है और करेक्ट सेंस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जो करेक्ट सेंस होती है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से निकल के आती है। चलिए रिजल्टेंट वेक्टर्स के केस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट है व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन। देखिए आपके पास दो वेक्टर्स होंगे और उनकी डायरेक्शन सेम होंगी। मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर एंड दिस इज योर सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर। तो ये जो आपने बनाया है दैट दिस इज कॉल्ड एज ड्राइंग ऑफ वेक्टर्स। बट यहां पे मैं करेक्ट सेंस ऑफ वेक्टर नहीं बना सकता। क्यों? बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है, करेक्ट सेंस बनाने के लिए इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सो आई कैन नॉट ड्रॉ द करेक्ट सेंस ऑफ द गिवन वेक्टर्स। क्या पता ये इस तरह से हो, एक वेक्टर आपके पास ये हो ए वेक्टर और साइमल्टेनियसली दूसरा वेक्टर भी इसी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा हो, है ना। ऐसे भी हो सकता है कि दो आपके पास फोर्सेस है, सपोज 5 न्यूटन की और 7 न्यूटन की, और वो दोनों किसी ऑब्जेक्ट पे राइट साइड पे लग रही हैं साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे लग रही हैं दोनों फोर्सेस। तब उस केस में आपके पास इस तरह करेक्ट सेंस हो जाएगी। सपोज कीजिए ये ए और बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट पहले बी वेक्टर कवर की है, उसके बाद वो ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो ये भी करेक्ट सेंस हो सकती है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो जाए एंड आफ्टर दैट बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चंस। और सिंस यहां पे हमें क्वेश्चन ही नहीं प्रोवाइडेड है, तो हम इधर वेक्टर्स की करेक्ट सेंस नहीं बना सकते। फॉर दैट रीजन हमें ड्रॉइंग ऑफ वेक्टर्स तक ही सीमित रहना पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दो वेक्टर्स है आपके पास, इनका कुछ रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। अब जो वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर, उसके पास तीन चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड, यूनिट्स और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हम जानते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड। यूनिट्स के लिए हम क्या लिखते आए हैं, विद यूनिट्स स्पेसिफाइड। और डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का हेल्प लेते हैं। आर कैप गिव्स अस द डायरेक्शन। तो हमें तीनों चीजें यहां पे फाइंड करनी है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इस मैग्नीट्यूड की। देखिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, दैट्स इट। बात करें अगर डायरेक्शन की, डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी कि जो डायरेक्शन ए वेक्टर की है या बी वेक्टर की है,
एक्चुअली में दोनों ही डायरेक्शन सेम है, ठीक है। वही डायरेक्शन आपकी आर वेक्टर की भी होगी, सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यूनिट्स की अगर बात करें तो आपके पास यूनिट्स क्या होंगे, सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो आप लोगों को एग्जाम्पल बताई गई थी कुछ देर पहले, एग्जाम्पल 1, जिसमें इस तरह से आपके पास दो वेक्टर्स थे, एक आपके पास 5 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, एक आपके पास 10 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। इस केस में जो आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आई थी वो थी 15 मीटर्स टुवर्ड्स राइट। तो देखिए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 5 यूनिट्स, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो है कितना, 5 + 10 विच इज इक्वल्स टू 15 यूनिट्स। और यही चीज यहां पे बताई गई है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। देखिए यहां पे जो यूनिट है वेक्टर्स का, दोनों वेक्टर्स का, वो है मीटर्स, तो रिजल्टेंट वेक्टर का यूनिट भी मीटर्स ही है। तो जो यूनिट रहेगा आपका सेम एज दैट ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स रहेगा। और जो डायरेक्शन है फर्स्ट वेक्टर की भी राइट की तरफ, सेकंड की भी राइट की तरफ, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी राइट की तरफ ही रहेगी। तो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लिख लीजिए इसको, फिर केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं केस नंबर 2 को। When two vectors have opposite directions, इसका मतलब कि जो एंगल थीटा है वो आपके पास इस केस में 180 डिग्रीज होगा। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो देखिए सपोज कीजिए ये एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर और ये एक और वेक्टर है बी वेक्टर। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर। एक्चुअली रिजल्टेंट वेक्टर की हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट्स विद यूनिट स्पेसिफाइड एंड थर्ड इज द डायरेक्शन। तो देखिए इस केस में जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मॉड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मॉड। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। इनफैक्ट किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा हो एज कंपेयर टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फॉर दैट रीजन हमने यहां पे मॉडुलस लगा दिया है। दोनों ही केसेस में आपके पास सेम आंसर आएगा और आंसर पॉजिटिव आएगा। बात करें अगर यूनिट्स की तो वो सेम रहने वाले हैं एज दैट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डायरेक्शन सुनिए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन उसी की डायरेक्शन में होती है। देखिए इस फिगर को देख के ऐसा फील हो रहा है कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू ए वेक्टर, तो यहां पे जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन विल बी अलोंग दैट वेक्टर विच हैज greater magnitude। इस केस पे एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, A particle moves 4 meters towards plus x axis. After this, he turns back and moves 6 meters. Calculate
the resultant displacement of the particle. तो देखिए आपके पास एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस बना देते हैं इस तरीके से, ये प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये आपके पास माइनस एक्स डायरेक्शन है। सपोज करते हैं पार्टिकल आपका इनिशियली पॉइंट ए पे है। अब देखिए आपका पार्टिकल जो है वो 4 मीटर्स टुवर्ड्स प्लस एक्स डायरेक्शन जाएगा सबसे पहले। तो ए से सपोज करें बी तक आप जब पहुंच जाते हैं तो आप 4 मीटर्स डिस्टेंस कवर करते हैं। तो ये जो ए से बी तक का वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मीटर्स टुवर्ड्स प्लस एक्स डायरेक्शन। आफ्टर दैट ही टर्न्स बैक, ही नहीं आएगा इट आएगा, ठीक है, पार्टिकल है, इट टर्न्स बैक एंड मूव 6 मीटर्स। तो ये पार्टिकल क्या करता है, पीछे मुड़ के 6 मीटर्स डिस्टेंस कवर करता है, 6 मीटर्स डिस्टेंस कवर करता है और सपोज कीजिए पॉइंट सी पे आ जाता है। हमें बताना है इसके बाद रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली आपके पास 2 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स इन्वॉल्व है। S1 वेक्टर जो कि आपको A से B तक पोजीशन में लेके जा रहा है फ्रॉम A टू B, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास 4 मीटर्स, और A से B तक जो वेक्टर जा रहा है ये आपका प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और प्लस एक्स डायरेक्शन के लिए हम आई कैप यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा S2 वेक्टर जिसकी वैल्यू है 6 मीटर्स, और ये B से C की तरफ जा रहा है, फ्रॉम B टू C। तो देखिए ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए आप यूनिट वेक्टर जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप माइनस आई कैप। हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपके पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा विद यूनिट स्पेसिफाइड, और साथ में डायरेक्शन भी होगी। देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर का होल मॉड। और यहाँ पे ए और बी जो वेक्टर्स मैंने लिखे हैं वो एक्चुअली S1 और S2 वेक्टर्स हैं, तो आप इसको लिख देंगे S1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस S2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसके बाहर एक मॉड लगा देंगे। तो S1 की वैल्यू, S1 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 4 है और S2 के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 6 है। 4 माइनस 6 आपको दे देगा कितना, -2, और मॉडुलस के अंदर है तो आंसर आपका +2 हो जाएगा। तो जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 2, यूनिट्स में कोई चेंज नहीं होता है, और डायरेक्शन रहती है टुवर्ड्स दैट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। S1 और S2 में से बड़े मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर 6 वाला है, ये S2 जिसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो रहेगा आपके पास 2 होगा उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट्स होंगे उसके मीटर्स, और उसकी डायरेक्शन होगी उस वेक्टर के अलोंग जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, यानी कि माइनस आई कैप होगी डायरेक्शन। तो ये है इस केस में आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं फिर। चलिए केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। केस 3, व्हेन 2 वेक्टर्स आर नीदर इन सेम डायरेक्शन nor in opposite direction। कहने का मतलब है इस केस में आपके पास जो एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स होगा वो 0 डिग्रीज नहीं होना चाहिए, और ना ही वो आपके पास 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो सपोज कीजिए आपके पास 2 वेक्टर्स है इस तरीके से, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ना ही 0 डिग्रीज है ना ही 180 डिग्रीज है। अब सुनिए एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स होता क्या है एक्चुअली। आप क्या कीजिए, आप दोनों में से किसी एक वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कीजिए कुछ इस तरीके से, सो दैट दोनों वेक्टर्स की टेल्स ज्वाइन हो जाएं। सपोज कीजिए आप इस बी वेक्टर को पीछे खींचते हैं और यहां पे दोनों की टेल ज्वाइन कराते हैं, तो ये फिगर आपको कुछ इस तरह दिखेगी। बी वेक्टर यहां पे आ जाएगा, यहां से हट के इधर आ जाएगा। तो जब दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन हो चुकी है
तब जो ये एंगल बनता है इसे बोलते हैं हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स या तो तब बनता है जब दोनों वेक्टर्स की टेल जुड़ी हो या तो जब दोनों वेक्टर्स के हेड्स जुड़े हुए हो। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर सपोज कीजिए आपके पास इस तरह से है दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर और आप बोलते हैं ये एंगल आपके पास एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पे एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मिटाते हैं इसको। तो सपोज कीजिए आपके पास दो वेक्टर्स गिवन थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इन दोनों वेक्टर्स की टेल ऑलरेडी जॉइंड हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ जॉइंड हो। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनके हेड्स और टेल्स जॉइंड ही नहीं हो। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग भी हो सकता है। तो हमारा सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए कि हम ऐसी दिखने वाली फिगर को पैरेलली ट्रांसलेट करके या तो इस तरह से बना दें या तो इस तरह से बना दें। ये जो फर्स्ट केस है यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर देखिए कैसे निकाला जाता है। इन दोनों वेक्टर्स को अगर आप किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स कंसीडर करें और फिर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें तो उस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी और वो डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर्स के टेल्स से शुरू हो रही है और दूसरे वाले एंड पे खत्म हो रही है, ये डायगोनल आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इस वाले केस को आप वेक्टर्स को ट्रांसलेट करके ऐसा बना सकते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आप एक वेक्टर के हेड को दूसरे के टेल के साथ ज्वाइन कर दें। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो देखिए किस तरह से दिया जाता है। रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे केस में फ्री टेल से फ्री हेड तक बनाया जाता है। ये थी इस पूरे कॉम्बिनेशन की फ्री टेल और ये है फ्री हेड। तो यहां पे आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से बन जाएगा। ये जो वेक्टर एडिशन का लॉ है इसे हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पे ही होने वाली है। ठीक है, तो घबराए नहीं, धीरे धीरे आपको ये भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बट यहां पे एक दिक्कत रहती है, जब तक आपको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सही से नहीं आते हैं ना तब तक आप इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते हैं। आपने ड्रॉ तो कर लिया, ठीक है, लेकिन आप मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दूं, जैसे सपोज करो इसका मैग्नीट्यूड है 2 और इसका मैग्नीट्यूड है 3 और मैं आपको बोलूं कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी चाहिए होता है जब हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है। बट अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्रीज यानी कि केस नंबर फर्स्ट, या थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज केस नंबर सेकंड, या थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो इन केसेस में आप रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। केस नंबर 1 और 2 पे तो मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। ये जो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री वाला केस होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। देखिए बहुत सिंपल होता है, कुछ करना नहीं है। जैसे सपोज कीजिए एक वेक्टर है आपके पास 3 मीटर्स टुवर्ड्स राइट और दूसरा है आपके पास सपोज 4 मीटर्स टुवर्ड्स अप साइड, ऊपर की तरफ। तो जो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इस तरह से बनाया जाएगा और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो यहां पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा, यूनिट्स मीटर रहेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे इन केसेस के लिए रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर
आपके पास ये वाले एंगल्स नहीं गिवन दे रखे हैं, कुछ और एंगल दे रखा है लाइक 45 डिग्रीज और 30 डिग्रीज, तब उस केस में आपको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके आने वाली वीडियोस में हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सो दैट उनको भी स्टडीज में हेल्प हो सके। जय हिंद।